बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, दिस इज़ फजल शहबाज खान और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने एक और नए लेक्चर को लेकर। आज के लेक्चर के दो हिस्से हैं। द फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू पैरेलल स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ पैरेललिज्म, और ये ज़ाहिर है कि हमारा एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका ताल्लुक ज़ाहिर है उस लेक्चर से जो आपने लास्ट टाइम देखा होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ग्रिप अपनी मजबूत कर लेने के बाद अब हम पैरेलल स्ट्रक्चर्स की तरफ आ रहे हैं। तो क्या है पैरेलल स्ट्रक्चर, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना चाहूँगा। तो आइए ज़रा हम सबसे पहले एग्जाम्पल व्यू करते हैं। तो जैसे ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखी है और एग्जाम्पल ज़ाहिर पहले वाली है, तो ज़रा पहले इसको रीड कर लेते हैं। हम यहाँ पर पैरेललिज्म चेक करने जा रहे हैं। मसलन क्या कि हमारे पास कभी कभी एक ही जुमले में बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं कि जो मिलकर एक सेंटेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। मसलन दे गेट डिवाइडेड बाय और दीज स्ट्रक्चर्स गेट डिवाइडेड बाय द यूज़ ऑफ कॉमा। तो कॉमा से पहले तक हमारे पास एक पोर्शन होता है सेंटेंस का, एक क्लॉज होता है। कॉमा के बाद हमारे पास फिर एक और क्लॉज आ जाता है। एंड समटाइम्स एंड एज इट इज़ सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फैक्ट कि कभी दो नहीं, कभी दो से कहीं ज़्यादा क्लॉजेस भी आ जाते हैं, 3 भी, 4 भी, लेकिन 4 से ज़्यादा खैर नहीं होते, लेकिन 4 क्लॉजेस अक्सर हमें एक ही जुमले में दिखते हैं। हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि क्या जुमले का जो जुमले में जो स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं, तो क्या पहला स्ट्रक्चर, अगर जैसे जुमले में 2 स्ट्रक्चर हैं, तो क्या जुमले का पहला स्ट्रक्चर जुमले के दूसरे स्ट्रक्चर से, अच्छा वर्ड्स वाइज तो अलग ही होगा, पहले स्ट्रक्चर में कुछ और वर्ड्स लिखे होंगे, दूसरे स्ट्रक्चर में कुछ और वर्ड्स लिखे होंगे, लेकिन हम इन दोनों में ये चेक करने वाले हैं कि इन दोनों ही में क्या बैलेंस मौजूद है। अच्छा, किस तरह का बैलेंस, एक ही तरह का एलिमेंट, एक ही तरह का स्ट्रक्चर यूज किया गया है या नहीं। क्या मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा फोकस करिएगा। देखें मेरे सामने अभी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए आपके पास पेपर में आती है, ठीक है ना। मैं अगर इसे रीड करता हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। द एम्प्लॉयज वर अपसेट बाय द कंपनीज लो पे। अब देखिए कॉमा तक ये एक मुकम्मल जुमला तो है। अब इसमें मैं जाहिर है कि कॉमा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही एडिशनल पोर्शन ऐड करूंगा, क्योंकि जाहिर है इसी सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन इन एडिशन ऐड कर रहा हूं। दोबारा सुनिएगा, द एम्प्लॉयज वर अपसेट बाय द कंपनीज लो पे। मालिकान जो वर्कर्स हैं वो कंपनी की कम तनख्वाह से बेहद नाराज हैं, परेशान हैं। ना सिर्फ इससे, पुअर वर्किंग कंडीशंस, जो माहौल है कंपनी का वो भी साजगार नहीं है, बेकार है। अब यहां पे चेक करते रहेंगे साथ साथ। जुमले का आगाज स्ट्रक्चर वाइज ठीक था, लेकिन स्ट्रक्चर बेसिकली यहां चेक नहीं हो रहा। स्ट्रक्चर यहां पर चेक होगा इस जगह से, द कंपनीज लो पे, ये पहली कंडीशन है, कंपनी की कम तनख्वाह, ठीक है। अब यहां पे गौर करें, लो क्या है, कंपनीज भी छोड़ दें, लो यहां पर एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मेरी बात इत्मीनान से और बड़े ध्यान से सुनिएगा। एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद जो मेरे पास दूसरा हिस्सा है वो है नाउन। अब मैं यहां आपको जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन द पैरेलल स्ट्रक्चर। आपने जुमला रीड करना शुरू किया, एक पॉइंट पे आप खुद ब खुद पहुंचेंगे। अच्छा, फौरन नहीं पहुंचेंगे, पूरा जुमला पढ़ने के बाद पहुंचते हैं। मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूं तो मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे बात कर लेता हूं। आप पहले पूरा जुमला पढ़िएगा। आपने जुमला पढ़ के पहले इवन डिटरमिन करना होगा कि भाई कौन सा पोर्शन ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर मैं दूसरे हिस्से का भी स्ट्रक्चर मैच कर सकूं। हर स्ट्रक्चर में चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, और वो सिमिलैरिटी अगर ना मिले तभी हम पैरेललिज्म पढ़ते हैं या पैरेलल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ताकि उसे हम इनकरेक्ट पोर्शन को हम करेक्ट कर सकें, या अगर इनकरेक्ट पोर्शन है तो हम उसको स्पॉट कर सकें। अगेन स्पॉटिंग एरर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। द कंपनीज लो पे, अब लो यहाँ पर एडजेक्टिव है, पे यहाँ पर नाउन है। मुझे कॉम्बिनेशन मिल गया एडजेक्टिव और नाउन का, नेचुरल कॉम्बिनेशन।
अब मुझे कॉमा के बाद जो दूसरा हिस्सा मिल रहा है, इस दूसरे हिस्से के अंदर भी मुझे सेम कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, वही कॉम्बिनेशन जो आपके सामने है, एडजेक्टिव एंड नाउन। कंपनीज छोड़ दें, अगर आप चाहें तो मैं इसमें से यहां पर मार्कर हटा देता हूं। दिस इज व्हाट आई हैव रिमूव्ड। ठीक है, अब आप गौर करें, मैं सिर्फ लो पे की बात कर रहा हूं, तो अब गौर करें, पुअर, आपने ढूंढना शुरू किया कि यार अच्छा ठीक है, हमें चीज़ें मैच करनी है, तो चलो पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब आपने इसके बाद देखा वर्किंग, अच्छा वर्किंग यहाँ पर पुअर को ही डिफाइन कर रहा है फर्दर, और अगर कि देखा जाए तो एक तरह से ये नाउन भी कहलाया जा सकता है, लेकिन ये क्योंकि पुअर को के साथ लगा हुआ है और दोनों मिलकर कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वर्किंग बेसिकली इसी का एक हिस्सा है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो पुअर वर्किंग इज लाइक नॉट टू बट वन एडजेक्टिव, जैसे लो तो पुअर वर्किंग, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये एडजेक्टिव के जुमरे में आ गया दोनों का दोनों, तो ये दोनों एडजेक्टिव हुए। अब इसके बाद जो अगला वर्ड है दैट इज कंडीशंस, तो ये कंडीशंस क्या है, ये नाउन्स है। अब अगर चाहे नाउन्स नहीं, एक ही नाउन है। अब आप क्या चेक कर रहे हैं कि भाई एडजेक्टिव और नाउन एक साथ थे पहले हिस्से में, स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 में हमने चेक किया कि क्या एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है, आपको मिल गया, तो भाई इनमें कोई एरर नहीं है। अब आगे रीड करते हैं, एंड, अब एंड के साथ हमें एक और हिस्सा मिल रहा है, दैट, एंड दैट एक कंजंक्शन हो गया, ऐड किया गया है। दे डिड नॉट, अब आप सोच रहे हैं कि अगर कि जुमला देखें, ओरिजिनल जुमला कौन सा है, फिर बता दूं, ओरिजिनल जुमला ये है, ठीक है ना जी, ये ओरिजिनल जुमला है। अब ओरिजिनल जुमले का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है। अरे यार, एक तो लाइन बाजों का ड्रॉ करना ना, इट्स लाइक वन हेक्टिक टास्क। हाउएवर, ये ओरिजिनल जुमला जो आपके सामने है, इसे हम अपने जहन में रखकर इसमें स्ट्रक्चर्स ऐड कर रहे हैं, राइट। इस जुमले में, ओरिजिनल सेंटेंस में स्ट्रक्चर नंबर 1 ऐड हो गया, कॉम्बिनेशन किसका था, एडजेक्टिव नाउन का। स्ट्रक्चर नंबर 2 ऐड हो गया, कॉम्बिनेशन फिर किसका था, एडजेक्टिव और नाउन का। लेकिन अब मेरे पास तीसरा हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा भी जाहिर है कि इसी जुमले से जुड़ा हुआ है, और इस जुमले से जुड़े रहने के बाद जब मैं इसे रीड करता हूं तो ये तो मुझे इस कंजंक्शन के बाद एक नए जुमले की शक्ल में मिल रहा है। नया जुमला कैसे भाई, सब्जेक्ट भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है नेगेटिविटी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट के भी सेंसेस आ रहे हैं वर्ब के बाद, जैसे ये वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के सेंसेस आ रहे हैं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि अपने आप में पूरा का पूरा एक नया जुमला बन गया, और एंड तक ये एक जुमले की सूरत रही, जबकि मुझे क्या चाहिए था, एडजेक्टिव और नाउन ही रिक्वायर्ड था, राइट। अब मुझे एडजेक्टिव और नाउन रिक्वायर्ड है, तो मैं यहां पर इस हिस्से को जरा गौर से देख रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ इसी जगह आ गई है। सेंटेंस एक है इस जुमले में, एक ही होना चाहिए, और एक के साथ हम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं बाकी के सारे एडिशनल पॉइंट्स को। अब आ जाए नीचे वाले हिस्से पर, मुझे इस जुमले में जाहिर है कि एरर मिल गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो जाहिर है कि मेरा ऑफिशियली अब ये वाला जुमला इनकरेक्ट साउंड करेगा। समझ में ये बात बहुत मुश्किल से आएगी, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि जाहिर है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि बड़े शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको एक साथ बहुत सारी बातें बता दूं। नॉर्मल क्लास में हम शायद इतनी जल्दी एग्जाम्पल पर नहीं आते, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी है, ज़रा गौर करिएगा। अब मैं रीड कर रहा हूं इसका करेक्टेड वर्जन, जो मैंने करेक्ट कर दिया है, कैसे ज़रा देखिएगा। जैसे कि मैंने कहा, पहला हिस्सा तो सेम रहेगा, द एम्प्लॉइज वर अपसेट बाय द कंपनीज, सही है ना। अब सही तो ये भी था, लो पे एज इट इज आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 1 पुअर वर्किंग कंडीशन, स्ट्रक्चर नंबर 2 ये भी ठीक था। अब गौर करें, अब इस एंड के बाद जैसे यहां था, यहां पर एडिशनली दैट लगाया गया। पहली गलती तो ये नोट करें, किसी भी करेक्ट सेंटेंस में जब आप ऑलरेडी एक कंजंक्शन यूज करते हैं, तो कंजंक्शन के साथ आप एक और कंजंक्शन सेम मीनिंग की तरह का यूज आप नहीं कर सकते। जैसे एंड भी जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, और दैट का भी बड़े रेयर होता है, लेकिन एंड दैट हम नहीं सुनते नॉर्मली।
सो दैट हम फिर भी सुनते हैं, सो दैट ज़्यादा चलता है। अगर सो दैट लिखा होता तो ये एरर नहीं होता, लेकिन एंड दैट इज़ लाइक वन ऑफ सच रिनाउंड एरर्स। तो एंड अपने आप में काफ़ी था, एंड के बाद आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये पहली गलती तो यही महसूस हो गई। इससे ये पता चल गया कि आगे जुमले में गड़बड़ है। और फिर जुमला नंबर 2 कैसे आ सकता है जब हम एट्रीब्यूट्स पे बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब एंड के बाद हमारे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, एट्रीब्यूट किन वर्ड्स पे मुश्तमिल है, ज़रा गौर से देखिएगा। शॉर्टेज ऑफ आउटलेट्स। अच्छा देखें, अब शॉर्टेज ऑफ आउटलेट्स जो है वो एडजेक्टिव है तो नहीं, लेकिन शॉर्टेज ऑफ आउटलेट्स एक तरह से डिफाइन करने के जुमरे में ज़रूर लिया जा रहा है। तो अब हुआ क्या, एडजेक्टिव तो एक वर्ड होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर कि वो डायरेक्ट नाउन को डिफाइन कर रहा हो। ये 3 वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं, इससे पहले कि मैं इन्हें कुछ कहूँ, मैं आगे रीड कर लेता हूँ। फॉर एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। अब और करें, ये शॉर्टेज ऑफ आउटलेट यहां पर डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी के लिए, जिसके 2 हिस्से हैं। एम्प्लॉयज यहां पर है, ज़ाहिर एक तरह से पॉजेसिव केस बन रहा है, लेकिन पॉजेसिव केस बनकर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। अब देखिए स्ट्रक्चर बैलेंस हो रहा है, यहां नहीं था, यहां पर कहीं भी नहीं था ना। एडजेक्टिव के नीचे, अच्छा पॉजेसिव छोड़ दें, एडजेक्टिव के नीचे एडजेक्टिव। क्रिएटिविटी इज डेफिनेटली अ नाउन, सॉरी, ठीक है। एक बार फिर एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन तो बन गया, मगर इसके लिए ये जो यूज हो रहा है शॉर्टेज ऑफ आउटलेट, ये इसको फर्दर डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये हमारा एक तरह से एग्जैक्टली नाउन को ही डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो ये भी हमारे एक तरह से एडजेक्टिव क्लॉज की सूरत बन गया। पहले ये चीजें उस तरीके से क्लियर नहीं हो रही थी, हमें एक नया जुमला मिल रहा था, जुमला एक ही होना चाहिए। ये रहा हमारा जुमला, जुमला एक ही होगा, बाकी सब उस जुमले के सबऑर्डिनेट होंगे। अगर आप इस चीज को छोड़ भी दें तो आपको तो ये चीज बैलेंस करनी थी कि भाई जुमला एक है, उसके फिर 3 एट्रीब्यूट्स इस जुमले में नजर आ रहे हैं। क्यों एम्प्लॉयज परेशान है? कम तनख्वाहों की वजह से, काम का माहौल अच्छा नहीं है, और उन लोगों के पास काफी सारी जगहें नहीं है जिसपे वो अपनी क्रिएटिविटी शो करें। तो जाहिर है शॉर्टेज ऑफ आउटलेट है जिसपे वो अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं कर पा रहे थे। तो जाहिर है कि इसको हमने इसी तरीके से, इसी पैटर्न में लिखना है। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ, दिस इज द करेक्ट वन, आई वुड से। ये हमारा करेक्टेड वर्जन है। इसे भी साथ साथ, तो पहले इसको लिख लीजिए। बताने के लिए आपके पास ये एग्जाम्पल यूं है कि आप इस एग्जाम्पल को देखकर ये अंदाजा लगा सकें कि हम कभी एरर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शक्ल में ही तलाश नहीं कर रहे होते, कभी हम सिर्फ टेंसेस की शक्ल में ही एरर स्पॉट नहीं कर रहे होते, कभी कभी सब कुछ सही होता है। अब बज़ाहिर अगर आप वर्ड्स की शक्ल में एरर निकालेंगे तो सब कुछ तो सही है, ग्रामेटिकली तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप इसमें जुमले के अंदर वेरिएशंस, स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर ऐड होते देखते हैं, क्लॉजेस पे क्लॉजेस ऐड होते देख रहे होते हैं, तो यहां पर आपको पैरेललिज्म का, कि वो एक तरह से एक दूसरे से एक जैसे बैलेंस हो रहे हैं या नहीं, एक जैसे पैटर्न में लिखे हुए हैं या नहीं, वो पैटर्न आपके पास अगर सेम ना हो तो तब भी आपको एरर मिल जाता है। तो कभी कभी आपको वर्ड्स के एरर नहीं मिलते, पैटर्न ऑफ द सेंटेंस का एरर मिल जाता है। तो दैट गिव्स मी अनदर आइडिया कि मैं अगर पैरेललिज्म लिखता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैरेललिज्म क्या है, तो मैं इसके लिए यहां पर एक चीज और लिख देता हूं। इट डेफिनेटली मीन्स पैटर्न्स ऑफ क्लॉजेस। मल्टीपल क्लॉजेस जो आप यूज करते हैं ये उसके पैटर्न के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो उन पैटर्न्स के लिए कि जिनको अगर आप इम्बैलेंस्ड या डिसबैलेंस्ड देखते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए आप पैरेलल स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं इन ऑर्डर टू स्पॉट द एरर। तो इसे काइंडली उतार लीजिएगा। ज़रा जल्दी उतार लीजिएगा। वैसे अब मैं फटाफट अपने पोर्शन की तरफ आता हूं।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर की एक अच्छी एग्जांपल देख लेने के बाद, जिसमें आपने ये देखा कि आपका सेंटेंस टाइप एक होगा और उसमें कई सारे आप जो है वो क्लॉजेज ऐड करेंगे, तो पैटर्न उनका चेक करने के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं। तो पैरेलल स्ट्रक्चर्स के कुछ और मार्कर्स भी हैं। अब मिसाल के तौर पे मार्कर्स की अगर बात करें तो मार्कर्स में से आपके पास पहला मार्कर है सिर्फ ए एंड डी एंड, तो दूसरा मार्कर है बोथ एंड एंड, तीसरा, चले एक एक करके देखते हैं। पहला मार्कर है ए एंड डी एंड, तो एंड से हम इस तरह से कभी कोई चीज़ बना सकते हैं, जैसे अहमद एंड अली, द बुक्स एंड द कॉपीज, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट। मतलब नाउन प्लस नाउन, इस तरह से दो चीज़ों को जोड़ने के लिए पहला मार्कर एंड है, तो एंड का इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं। दूसरा मार्कर है बोथ स्लैश एंड। अच्छा, स्लैश पे गौर करिएगा, जो एलिमिनेट कर रहा है, तो एलिमिनेट कर रहा है मतलब एक मार्कर, पहला मार्कर जो है, जिसका मतलब ये हुआ कि पहला मार्कर एक अलग नाउन के साथ जुड़ेगा, दूसरा एक अलग नाउन के साथ, जैसे बोथ अली एंड अहमद, बोथ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, राइट। इसी तरीके से एक है सिंपली ओ आर और के लिए जाहिर है कि अली और अहमद, द मैनेजमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से, या जिसके लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। अगला मार्कर है आइदर और, जिससे जाहिर है कि अमेरिकन लैंग्वेज में ईदर पढ़ा जाता है, तो ईदर भी सही है वैसे तो पढ़ने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो आइदर इज द वे टू गो। तो आइदर और मतलब या तो तुम या तो मैं, आइदर यू और आई, आइदर अली और अहमद, आइदर द मैनेजमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इसी तरीके से अगला मार्कर है नॉट स्लैश बट, ये और इसके नीचे वाला लगभग सेम है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मीनिंग में भी सेम ही माने जाते हैं। नॉट यू बट हिम, नॉट आसिफ बट अली, नॉट ओनली आसिफ बट ऑल्सो अली, नॉट ओनली यू आर सिलेक्टेड। अब आप गौर करें, यहां पर नॉट बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो में सिर्फ वन वर्ड का सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नाउन। ऊपर वाले जितने थे वो नाउन से रिलेटेड हो सकते थे, इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो अलग भी हो सकता है, सेंटेंस से रिलेटेड भी होता है, लेकिन ये सेंटेंस ओरिएंटेड भी हो सकते हैं ज़्यादा। मिसाल के तौर पे दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ नॉट ओनली अ टैलेंटेड पर्सन, अब मार्कर चेक करें, नॉट ओनली के साथ लिखा हुआ है अ टैलेंटेड पर्सन, यानी आर्टिकल ए, टैलेंटेड एडजेक्टिव, पर्सन नाउन। अगला मार्कर भी मुझे यही चाहिए। मिसाल के तौर पे नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली अ टैलेंटेड पर्सन बट ऑल्सो अ जीनियस स्टूडेंट या एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब अगर ये लिखा होता ही इज नॉट ओनली अ टैलेंटेड पर्सन बट ऑल्सो ही इज अ वंडरफुल पर्सन, अ वंडरफुल गाय, तो अब आपको वहीं पे महसूस होना चाहिए कि मार्कर जब एक जैसा है और मार्कर के बाद स्ट्रक्चर की बुनियाद एक मखसूस तरीके से है, एक मखसूस पैटर्न है उसका, तो यहां पर जो पैटर्न है वहां पर क्यों नहीं? पैटर्न डिफर करेगा तो आपको एरर फाइनली स्पॉट हो जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, नॉट बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो। रादर देन के बीच में कोई स्लैश नहीं है, ठीक है। गौर करने वाली बात यह कि ये वो वाहिद मार्कर है जो एक साथ बीच में आ जाता है। कैसे? अली रादर देन अहमद, द मैनेजमेंट रादर देन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये रादर देन आप कब यूज करते हैं? जब आप किसी को किसी पर फौकियत दे रहे हो। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट ने बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की अलग बात है, मैनेजमेंट की अलग बात है, लेकिन आप मैनेजमेंट को प्रेफर कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन पे, देन यू यूज रादर देन, तो इसीलिए आप यूज करते हैं अली रादर देन अहमद। अहमद नहीं, अली को प्रेफर किया जा रहा है। द मैनेजमेंट रादर देन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैनेजमेंट को फोकस किया जा रहा है। तो मार्कर इसी तरीके से आप नोट करेंगे, ये भी सेंटेंस में यूज हो जाता है। फ्रॉम और टू बड़ा कॉमन सा मार्कर है, प्रेपोजिशन पढ़ते हुए अक्सर पढ़ते भी हैं। मिसाल के तौर पे वी हैव रीच्ड फ्रॉम कराची टू कोयटा, आई हैव सेंट दिस फ्रॉम आवर साइड टू हिम। अच्छा, फ्रॉम आवर साइड टू हिम, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? दोबारा सुनिएगा, वी हैव सेंट दिस प्रपोजल फ्रॉम आवर साइड, OURR, ARE नहीं, OURR, फ्रॉम आवर साइड टू हिम।
इसमें एरर क्या है आप गौर करें, ये जुमला सुनने में सही लग रहा है, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सही नहीं, ये पैरेलल नहीं है। कैसे? फ्रॉम के बाद हमने यहां पर आर साइड यूज किया है, आर इज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव, साइड इज अनदर नाउन। स्ट्रक्चर सेट हो गया बेटा, पैटर्न बना हुआ है। तो अब इस मार्कर के बाद जब आपने एक पैटर्न देख लिया तो इस मार्कर के बाद पैटर्न कहां है, आप ऐसी फॉर्म कर लेंगे। सुनने में तो सही लग रहा है, फ्रॉम आर साइड टू हिम, हिम नहीं, फ्रॉम हिज साइड, हिज साइड। या अगर हिज साइड और आर साइड दोनों अजीब लग रहा है तो ये कहना चाहिए फ्रॉम अस टू हिम, अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मार्कर आपको दे दिए हैं, अब मार्कर के आगे पीछे आपने जो फॉर्मेशन करनी है वो और करना है कि बिल्कुल एक जैसे पैटर्न पे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। इस पे इंशाल्लाह ताला मजीद कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल इसे उतार लीजिए इत्मीनान से पहले तो, और ज़ाहिर है कि दिस इज़ द लास्ट पार्ट जो कि आज हमने डिस्कस किया। तो पैरेलल स्ट्रक्चर की कुछ और एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूंगा, या ज़ाहिर है लिख चुके हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर ही लूँ तो बेहतर है। सो आई गेस आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर आप कहें तो मैं इसको मिटा देता हूँ, या चलें आप लिख लें। चलें, अब आपके सामने दो सेंटेंसेस रखे हुए हैं, जल्दी से आप इसे सॉल्व करेंगे ताकि हम अपने अगले हाफ में फाइनली वोकैबुलरीज पर यहाँ पर डिस्कशन कर सकें अपने आज के इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक आखिरी बात आज बताता चलूँ। जिस तरह पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी तरह कुछ पैरेलल एलिमेंट्स भी होते हैं। अब आपने पैरेलल मार्कर्स भी पीछे देखे, उन मार्कर्स को भी आप ज़ाहिर इन एलिमेंट्स का हिस्सा ही कह सकते हैं, लेकिन मैं मखसूस चीज़ अलग कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे उन एलिमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आ सकता है एलिमेंट्स ऑफ नाउन्स, जब दो नाउन्स एक जैसे नज़र ना आए। अब नाउन एक जैसे किस तरह होते हैं? मिसाल के तौर पे नाउन अगर सब्जेक्टिव है एक जगह पर एक क्लॉज में, तो दूसरे क्लॉज में भी नाउन सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह की बात हो सकती है। और अगर के मान लीजिए कि नाउन एब्स्ट्रैक्ट है तो दूसरे क्लॉज में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही इस्तेमाल होना चाहिए। या नाउन जेरेंड है, दैट इज़ द आईएनजी फॉर्म। याद है लास्ट टाइम बात कर रहे थे लेक्चर के अंदर कि आईएनजी फॉर्म से भी जो नाउन बनती है वो भी जो है वो नाउन की तरह रिएक्ट कर सकता है। जैसे स्टडीइंग एक तरह से फोर्थ फॉर्म है, लेकिन स्टडीइंग से अगर आप जुमले का आगाज़ करते हैं तो स्टडीइंग इन दैट वेरी सेंटेंस वर्क्स एज अ सब्जेक्टिव नाउन, तो दैट्स नाउन जेरेंड। तो नाउन जेरेंड अगर एक हिस्से में तो दूसरे हिस्से में भी, दूसरे स्ट्रक्चर में भी पैटर्न वाइज नाउन जेरेंड ही होना चाहिए। वर्ब भी हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो दो तरह के अगर वर्ब यूज़ हो रहे हैं। अगर के कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आईएनजी फॉर्म अगर यूज़ हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म ही दूसरे स्ट्रक्चर में भी यूज़ होना चाहिए। अगर के थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है तो थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए। अगर एक मखसूस हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो मखसूस हेल्पिंग वर्ब भी दूसरे स्ट्रक्चर में उसको फॉलो आउट करना चाहिए। इसी तरीके से एडजेक्टिव की बात करें तो इस पर कंपैरेटिव डिग्री भी आती है, सुपरलेटिव डिग्री भी आती है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर जैसे जुमला है, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, एक चीज़ सुन लीजिएगा। जुमला है ही इज़, अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ही इज़ मोर बेटर प्लेयर देन अली। ही इज़ मोर बेटर प्लेयर देन अली। अब इस जुमले में सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम वॉट यू फाइंड इन बिटवीन, मोर लिखा हुआ है। अब या तो मोर रहने देते, लेकिन फिर मोर अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो फिर तो बेटर ही सही था। तो बेटर और मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं और एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज नहीं होती। आप ये कह सकते थे ही इज बेटर प्लेयर देन अली, ही एज अ प्लेयर मोर बेटर, गलत हो गया, मोर देन हैंडी
more than acceptable as compared to Ali. तो इन शॉर्ट, दूसरी एग्जाम्पल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई. इन शॉर्ट हम एक जगह दो कॉम्पैरेटिव भी यूज़ नहीं करते, इन द सेम वे हम दो सुपर रिलेटिव डिग्री भी यूज़ नहीं कर सकते. दो पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं. 3 डिग्रीज होती है ना, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव. तो पॉजिटिव तो यूज़ हो सकती है दो, कॉम्पैरेटिव दो यूज़ नहीं हो सकती, सुपरलेटिव नहीं. हम ये नहीं कह सकते द मोस्ट शॉर्टेस्ट, मोस्ट खुद ब खुद एक सुपरलेटिव डिग्री है, शॉर्टेस्ट भी खुद ब खुद एक सुपरलेटिव है. शॉर्टेस्ट डिफाइन ऑलरेडी कर रहा है तो मोस्ट की जरूरत नहीं थी, तो वो हट जाएगा. तो इस तरीके से हमने एरर्स को देखना है. इन्फिनेटिव्स की बात करें तो इन्फिनेटिव बेसिकली क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं नाउन, मैं लिख देता हूं आप ताकि इसको नोट भी कर लें. एक एग्जांपल है नाउन की जेरेंड की. अगर नाउन जेरेंड की बात करते हैं, सो व्हाट इज नाउन जेरेंड बाय द वे? वर्ब की आईएनजी के साथ फॉर्मेशन. आईएनजी फॉर्म से जो चीज बने वो नाउन अगर बन जाए तो नाउन जेरेंड बन जाता है. अगर इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के इस्तेमाल में लिया जाता है. अच्छा, इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को भी कहते हैं, और 2 हटा दें जिन्हें हम आमतौर पे बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कह रहे होते हैं, उन्हें भी इन्फिनेटिव्स ही कहा जा रहा होता है. मिसाल के तौर पे अगर हम कभी कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग यहां पे क्या है? जेरेंड. अब ये जुमला बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि सीइंग इज फर्स्ट नाउन एंड बिलीविंग इज अनदर नाउन. बिलीविंग वर्ब नहीं है, एक और नाउन है, और दोनों का पैटर्न जेरेंड है, तो बिल्कुल सही है. लेकिन अगर लिखा होता सीइंग इज टू बिलीव, जुमला ग्रामेटिकली सही है लेकिन पैटर्न वाइज सही नहीं है. क्यों? क्योंकि एक जगह आईएनजी फॉर्म है और एक जगह 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, यानी एक जगह इन्फिनेटिव है. तो जेरेंड और इन्फिनेटिव दो अलग अलग चीजें एक साथ थोड़ी आ सकती हैं. या तो दोनों इन्फिनेटिव हो या तो दोनों जेरेंड हो. या तो जुमला होता सीइंग SEEING, देखना, देखने की फोर्थ फॉर्म जो नाउन बन गई. सीइंग इज बिलीविंग, या तो ये जुमला हो, या तो जुमला होता टू सी इज टू बिलीव. राइट? इस तरीके से हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं. आप ज़रा इसको स्पॉट करिएगा. आप कुछ सेकंड्स आपको देता हूं, इंशाल्लाह फिर इस पोर्शन को ख़त्म करके अपने दूसरे हाफ में हम ज़रा वोकैबुलरी की तरफ बढ़ेंगे, उसको वाइंड अप करेंगे. हियर वी गो, गिविंग यू अ फ्यू सेकंड्स. आप जब तक सॉल्व करें तब तक मैं कुछ नक्शो निगारी का काम कर रहा हूँ. आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो काइंडली अब देख लें, इत्मीनान से देखिएगा, और कुछ सेकंड्स के बाद हम इसे टैली कर लेते हैं. ओके, आइए जरा इसको जल्दी से टैली करते हैं. जरा गौर से देखिएगा ताकि हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ जाएं. आई वॉन्ट टू रिटायर. अब देखिए जुमला शुरू हो रहा है. इस जुमले का नेचर क्या है उसको पहले समझते हैं. आई वॉन्ट टू रिटायर टू अ प्लेस. मैं एक ऐसी जगह पर रिटायर होना चाहता हूं वेयर, जहां, अब यहां से आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि मेरा मार्कर शुरू हो गया है, पैरेलल मार्कर. वेयर आई कैन रिलैक्स. ये देखिए ये भी एक मार्कर है. वेयर से स्टार्ट होने वाला जुमला, जहां मैं रिलैक्स कर सकूं. अब देखिए पैटर्न सेट हो गया. वेयर आई कैन रिलैक्स, एक और जुमला आ रहा है. वेयर के साथ एक जुमला है. एंड दैट, अच्छा एंड दैट अपने आप में अजीब लग रहा है. एंड दैट लो रेट्स. अच्छा अब गौर करें, एंड दैट एरर है या लो रेट्स एरर है? क्योंकि एंड दैट में से एंड तो एटलीस्ट सही है ना, दैट इन एडिशन है.
इन एडिशन हट सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक हिस्सा उसका सही है, तो ये एरर शायद नहीं होगा। एरर बेसिकली क्या है, वेयर और एंड जैसे एक मार्कर है, ठीक है ना। तो वेयर के बाद जब एक जुमला आ रहा है तो एंड या एंड दैट के बाद भी एक जुमला आना चाहिए था, लेकिन यहां पे जुमला नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है लो रेट्स। तो यहां पर हमारा बुनियादी तौर पे जो एरर रिपोर्ट हो रहा है वो डेफिनेटली ऑप्शन डी है। तो ये हमारा यहां पर एरर हो गया। अब एरर किस लिहाज से हो गया, यहां पर एक जुमला मुकम्मल हो सकता था, आई वॉन्ट टू रिटायर टू अ प्लेस वेयर आई कैन रिलैक्स एंड आई कैन स्टे, और कुछ भी हो सकता था, वेयर आई कैन रिलैक्स एंड आई कैन एंजॉय। पैटर्न चेक करिए, पैटर्न सेम होना चाहिए। तो यहां पे एरर आ गया। दूसरा जुमला देखिए, शाहिद लाइक्स बोथ दोस्त, देखिए मार्कर बोथ का आ गया, जिसका दोस्त भी जुड़ा हुआ है, दोस्त जुड़ जाता है। शाहिद लाइक्स बोथ दोस्त, तो ये बिल्कुल सही है। हु एक पैटर्न में लिखा हुआ, ये भी सही लग रहा है। आर पॉपुलर, लेकिन अब हु के बाद जरा चेक करिए, बल्कि दोस्त के बाद चेक करिए, एक पैटर्न सेट है, हु आर पॉपुलर। शाहिद उन्हें पसंद करता है जो पॉपुलर हो, और एंड दोज, अब जब बोथ के साथ दोज लग रहा है तो एंड के साथ भी तो दोज ही लगा हुआ है। बोथ और एंड एक मार्कर है, दोज इसके साथ भी, इसके साथ भी है। हु आर पॉपुलर, हु आर नॉट, बिल्कुल सही है। तो इवन मुझे कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सही है। मार्कर भी सही है, मार्कर के साथ पैटर्न भी ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हुआ वो है नो एरर। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले लेक्चर का इंतजार करिएगा, अगरचे मैं आपसे मिलूंगा तो फिजिकल मिलते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इट्स गुड बाय।